गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है उपसहसंयोजन यौगिक, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में उपसहसंयोजन यौगिकों में जो IUPAC होती है उसको कवर किया था। आज का टॉपिक है उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयवता। तो ये एक गुण होता है बच्चा, समावयवता नाम है जिसका, ठीक है। तो समावयवता आपकी कार्बनिक यौगिकों में भी पाई जाती है और उपसहसंयोजन यौगिकों में भी, और भी बहुत टाइप के यौगिक होते हैं उनमें भी इस गुण को पाया जाता है, ठीक है। तो ये पहले हमें समझना है समावयवता एक्चुअली में क्या होती है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, आपको पता होगा चिंकी मिंकी के बारे में, किस किस को पता है। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि चिंकी कौन है, मिंकी कौन है ना। तो मान लेते हैं ये मैंने एक चिंकी बना दिया है और एक को मिंकी बना दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ये दोनों क्या है, ट्विंस है। ट्विंस जानते हो, जुड़वा, ठीक है। तो ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। तो आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे ये दोनों जुड़वा बहनें, जिसमें एक चिंकी है और एक मिंकी है। और हम लोगों को देखकर नहीं पता चलता है कौन चिंकी है और कौन मिंकी है, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं होगा ये दोनों बिल्कुल ही सेम हो सकता है इनकी फिजिकल बॉडी जो है वो बिल्कुल मैच करती हो, फेस मैच कर रहा हो, इनका शरीर मैच कर रहा हो, हाथ पैर सब एक जैसे हो, बट इनका बिहेवियर सेम नहीं हो सकता है ना। इनकी चॉइस सेम नहीं हो सकती। हो सकता है इसको अलग डिश पसंद है, इसको अलग डिश पसंद है, कोई वेज खाता हो, कोई नॉन वेज खाता हो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चिंकी और मिंकी की फिजिकल बॉडी बिल्कुल सेम है, बट इनके जो बिहेवियर में है ना वो डिफरेंट है। तो ये जो आपको घटना दिख रही है, इस घटना को ही समावयवता कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी समावयवता ये होती है कि जो दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके रासायनिक सूत्र समान हो, दिखने में बिल्कुल एक से हो, एक ही सूत्र से बने हो, लेकिन फिर भी उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म अलग हो, ऐसी घटना को समावयवता कहते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा कि मैम अगर किसी का रासायनिक सूत्र समान है तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान ही होंगे। बच्चा ऐसा जरूरी नहीं होता। रासायनिक सूत्र का मतलब होता है उसको कंप्लीट एक फॉर्मेट में लिखने से, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये है C2H6O, ठीक है, आपने देख लिया क्या है ये C2H6O। इसके दो रासायनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एक तो आपने नाम सुना होगा C2H5OH और एक इसका नाम सुना होगा CH3OCH3, ठीक है। देखो बच्चा, C कितने, 2, यहाँ पर भी 2 है। H कितने, 5 और एक 6 है, और ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ देखिए, 1 और 1 2, कार्बन 2 हो गए, H 6 है, 3 और 3 6 और ऑक्सीजन 1 है। तो आपने यहाँ क्या देखा, ये एक ही सूत्र है C2H6O और इसके दो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल और इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। यानी ये अल्कोहल है और ये क्या है, ईथर। अब आप एक बात बताओ, ईथर और अल्कोहल सेम कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। इनकी ना केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। हो सकता है एक आधी प्रॉपर्टी सेम हो, लेकिन वो हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है बच्चा? क्योंकि ये दोनों यौगिक अलग अलग हैं। ये अल्कोहल है और ये ईथर है, लेकिन दोनों का जो मूलानुपाती सूत्र है ना वो C2H6O है, ठीक है। और इससे आपके दो यौगिक बनते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कार्बनिक यौगिकों में। किसमें? कार्बनिक यौगिकों में। ध्यान से सुनना, कार्बन और हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोकार्बन है स्पेशली, बट हम इनको कार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की जो समावयवता का गुण होता है वो उपसहसंयोजन यौगिकों में भी पाया जाता है। उपसहसंयोजन यौगिक वो होते हैं जिनमें ये वाला ब्रैकेट आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। ये हमारा सिंपल तरीका होता है समझने का। बाकी मैंने आपको बता दिया है उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, द्विक्लवण क्या होते हैं और उपसहसंयोजन में कौन से पार्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया? अगर इतना समझ आया होगा तो टॉपिक बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों। तो समावयवता क्या होती है? समावयवता एक ऐसी घटना होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो कंपाउंड हैं उनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, यानी सेम मूलानुपाती सूत्र, या आप रासायनिक सूत्र भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सेम रासायनिक सूत्र होगा, लेकिन उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। जैसे ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये भी इसी सूत्र से आया है और ये भी इसी सूत्र से आया है, ठीक है। जब मैं इसको कलेक्ट करके लिखूंगी तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ और इसको कलेक्ट करके लिखूंगी तो इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ, बट ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? समावयवी बोलेंगे, ठीक है।
जब दो यौगिकों के मूलानुपाती या फिर रासायनिक सूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण डिफरेंट होते हैं, इस घटना को समावयवता कहते हैं और इन यौगिकों को समावयवी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब डेफिनेशन से देखते हैं, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका आज का टॉपिक है उप सहसंयोजन यौगिकों में समावयवता। तो आपको समावयवता अब समझ में आया ना। तो ये जो समावयवता की घटना है ये इन यौगिकों में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहले समावयवता को समझते हैं। समावयवी ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं। वो जो यौगिक होते हैं ना जो समावयवता को दिखाते हैं उसको समावयवी बोला जाता है बच्चा। ठीक है, तो समावयवी ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं परंतु परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न से मतलब क्या है कि उनका अरेंजमेंट अलग है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, इसमें देख सकते हो ये इसका रासायनिक सूत्र है और ये भी इसका रासायनिक सूत्र है, दोनों का सेम है, लेकिन इसमें कार्बन 2 एक साथ है, हाइड्रोजन 5 एक साथ है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ठीक है बच्चा, इसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और ऑक्सीजन कार्बन कार्बन से अटैच है। ठीक है, ये मैंने बच्चा ऐसे लिख दिया है, एक्चुअली में जब आप इसको बनाते हो ना तो ये ऐसे करके आता है CH3 CH3। ठीक है बच्चा, तो ऑक्सीजन से कार्बन अटैच है। तो हमने क्या देखा, केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन बच्चा इनमें परमाणुओं का जो अरेंजमेंट है, परमाणुओं की जो व्यवस्था है दोनों में डिफरेंट है। तो यही तो समावयवता हुई कि दिखने में चिंकी और मिंकी बिल्कुल सेम है बट दोनों का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं डिफरेंट है। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके की घटना समावयवता और इनको बोलेंगे समावयवी। ओके, तो आपको समावयवता समझ में आई। इस घटना को समावयवता कहते हैं और वो जो यौगिक होते हैं उनको समावयवी बोलते हैं। ठीक है, परमाणुओं की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण इनके भौतिक गुणों व रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। परमाणु ही अलग अलग रखे हुए हैं तो उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण कैसे सेम हो जाएंगे, नहीं हो सकते ना। जब वो दोनों यौगिक ही अलग हैं तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण नहीं मिल सकते। ठीक है, मतलब वो दिखने में सेम लग रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली में अलग यौगिक होते हैं, इसलिए उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग होंगे। ठीक है बच्चा, तो समावयवता क्या हुई, दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन उनमें डिफरेंट अरेंजमेंट होता है एटम्स का, इस घटना को समावयवता और वो जो यौगिक है उनको समावयवी कहा जाता है। ओके, अब है उप सहसंयोजन यौगिकों में दो प्रमुख प्रकार की समावयवताएं ज्ञात है। बहुत ही आसान टॉपिक है, हेडिंग्स आपको याद करनी है। ठीक है, समावयवता हेडिंग का जो नाम है उसी से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चा दो प्रकार की समावयवताएं ज्ञात होती हैं जो उप सहसंयोजन यौगिक दिखाता है। ठीक है, उनमें से एक होती है संरचनात्मक और दूसरी होती है त्रिविम। तो मैं दिखा देती हूँ, आपको इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है जो यहाँ तक है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज जैसे जैसे मैं सिखा रही हूँ उसको ही रिवाइज करते रहो। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं बच्चा, इनके नाम से ही आपको डेफिनेशंस लर्न हो जाएंगी। ठीक है, त्रिविम से ही याद हो जाएगा, संरचनात्मक से ही याद हो जाएगा, बस एक बार देख लीजिए लिखना कैसे है। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज कुछ टॉपिक इतने आसान होते हैं आप नाम से उनको याद कर सकते हैं। बाकी कुछ बच्चों की मेमोरी पावर थोड़ी वीक होती है, वो नोट्स बना ले। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। ठीक है, आपको पता है आपकी कंडीशन क्या है कि आपको लिख के याद होगा या खाली आप लोग हेडिंग से याद कर सकते हो। मैं आपको बस एक तरीका बता रही हूँ। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया है कि उप सहसंयोजन यौगिक दो प्रकार की समावयवता दिखाता है, एक संरचनात्मक और एक त्रिविम। ठीक है, संरचनात्मक समावयवता का अर्थ सीधा पता चल रहा है कि ऐसे यौगिक होने चाहिए जो दिखने में सेम हो यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी संरचना में अंतर हो। ठीक है, उस समावयवता को संरचनात्मक समावयवता कहेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यौगिकों का लेकिन संरचना डिफरेंट है तो वो संरचनात्मक हो गई। ठीक है, संरचनात्मक समावयवता चार प्रकार की होती है, बंधनी समावयवता, उप सहसंयोजन समावयवता, आयनन समावयवता, विलायक योजन समावयवता। हो सकता है नाम बिल्कुल नए लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं लेनी, जब मैं नाम के मीनिंग बताऊंगी ना तो एक बार में याद हो जाने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए त्रिविम समावयवता। समावयवता दो प्रकार की है, संरचनात्मक और त्रिविम। ठीक है, और ये संरचनात्मक के 4 टाइप हैं और ये त्रिविम के 2 टाइप हैं। ठीक है बच्चा, तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे यानी संरचनात्मक समावयवता और इसके प्रकार। कल के लेक्चर में हम लोग त्रिविम समावयवता और उसके प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे। तो त्रिविम समावयवता का मतलब सिंपल होता है
त्रिविम का मतलब होता है बच्चा 3D। जैसे मैं कहूँ आपसे रेक्टेंगल बनाइए, आप लोग बना दोगे, ठीक है। मैं ये वाला पेपर यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने बोला रेक्टेंगल बनाइए, बना दिया। ऐसा ही होता है ना रेक्टेंगल, बट मैं कहूँ आप लोगों से आप लोग क्यूबॉइड बनाओ, तो आप कैसे बनाते हो, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया क्यूबॉइड। तो मैंने इसको प्लेन पे बनाया, लेकिन आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट तो प्लेन से अटैच और ये बाहर की तरफ है ना। इस तरह की जो फिगर्स होती हैं उनको 3D बोला जाता है। आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। क्यूब यानी कि घन, घनाभ, ये सब क्या होते हैं, ये 3D में आती हैं, ठीक है। तो त्रिविम समावयवता का अर्थ होता है ऐसे समावयवी, मतलब ऐसे दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिसके रासायनिक सूत्र समान हो, लेकिन उनका जो परमाणु का अरेंजमेंट हो ना 3D में वो डिफरेंट हो, तो उन्हें कहेंगे त्रिविम समावयवता, ठीक है। और मैं डेफिनेशन से आपको कल के लेक्चर में कराऊंगी, क्योंकि ये कल का टॉपिक है। इसके दो टाइप हैं, ज्यामिति और ध्रुवण, ठीक है। ये सेकंड वाली समावयवता, इसको हम कल करेंगे। और आज का टॉपिक है संरचनात्मक समावयवता और इसके टाइप। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट है आपका संरचनात्मक समावयवता। पहले ही मैंने आपको बता दिया है वैसे संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, बट एक बार डेफिनेशन से देख लेते हैं, ठीक है बच्चा। तो वह संकुल यौगिक मतलब उपसहसंयोजन यौगिक, क्योंकि हमारा चैप्टर ही उपसहसंयोजक यौगिक चल रहा है, तो हम बात भी उसी की करेंगे, ठीक है। समावयवता ये कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है, और भी कई टाइप के यौगिकों में पाई जाती है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, हम कर रहे हैं उपसहसंयोजन यौगिक की बात, ठीक है। तो वह संकुल यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र का मतलब क्या हुआ, उसका केमिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु इनकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब संरचना क्या होती है, डिफरेंट होती है। इस घटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। नाम से ही पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बच्चा सब में सेम होगा, क्योंकि समावयवता का मतलब ही ये होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम होना, और उसके बाद उसके परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो संरचनात्मक में संरचना भिन्न भिन्न आएगी, ठीक है। अब इसके टाइप होते हैं 4। हेडिंग से याद करनी है, बंधनी, उपसहसंयोजन, आयनन और विलायक योजन, ठीक है। तो बंधनी एग्जाम में बंधन नाम से आए, बंध नाम से आए, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये नाम लिखा है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है। बंधनी से बंध कर देगा किसी बुक में, किसी में बंधन कर देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब बॉन्ड से होता है, ठीक है। बंध का मतलब किससे होता है, बॉन्ड से। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। यह समावयवता संकुल यौगिकों में, संकुल यौगिक समझ गए ना आप लोग, उभयदंती लिगेंड की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। अभी आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आया होगा कि ये क्या कह रहा है। ये इसने रीजन बता दिया कि बंधनी समावयवता किस कारण उत्पन्न हो रही है। उभयदंती लिगेंड की उपस्थिति के कारण होती है। मैंने आप लोगों को लिगेंड का टॉपिक कराया है, और उसमें सारे लिगेंड को कवर करा दिया है, चाहे वो कीलेट हो चाहे उभयदंती हो। तो बच्चा उभयदंती लिगेंड को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो लिगेंड होते हैं वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, सबको पता है। तो आपने एक देखा होगा Cn और एक देखा होगा Nc। तो कभी कभी जिन बच्चों को नहीं पता होता ना, वो क्या सोचते हैं, ये उल्टा लिख दिया है बुक वाले ने, है ना। हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो बच्चा ये एक अलग चीज़ होती है, ये एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। Cn का नाम होता है साइनाइड और Nc का नाम होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। अगर उल्टा हो रहा है तो इसके नाम क्या आ गया, आइसो लगा देंगे, ठीक है। तो Cn साइनाइड होता है। जब मैं मेटल के साथ Cn को अटैच करूँगी, हमें पता है Cn जो होता है लिगेंड, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ठीक है। तो कौन देगा, C देगा मेटल को, लेकिन इस केस में मेटल को देगा N, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास भी होते हैं, इसके पास भी, लेकिन Cn वाले केस में C देता है और Nc वाले केस में N देता है। अब C नहीं देगा। तो ऐसे लिगेंड को उभयदंती लिगेंड कहा जाता है, ठीक है। जिनमें दोनों परमाणु के पास आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हो, लेकिन उनमें से एक कोई देता है, तो उसे कहते हैं उभयदंती। उभय का मतलब होता है दोहरा व्यवहार, आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कछुआ होता है, पानी में भी रह लेगा और कहाँ पे रह लेगा, प्लेन में भी रह लेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका मगरमच्छ होता है, ठीक है। ऐसे ही मेंढक होता है। ये सब क्या होते हैं,
जलचर भी होते हैं और स्थलचर भी होते हैं, ठीक है ना। ये लोग पानी के बिना मरेंगे और ना धरती के बिना मरेंगे, ये लोग कहीं पे भी रह लेंगे। तो इनको क्या कहा जाता है? उभयचर प्राणी, है ना। उभयचर आपने क्लास 6-7 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो उभय का मतलब होता है दो, दो का मतलब जिसका व्यवहार दोहरा हो। तो सी भी दे दे, एन भी दे दे, कोई सा भी दे दे अपनी स्थिति के अनुसार। तो इस टाइप के जो लिगेंड है उभयदंती लिगेंड होते हैं। तो यदि किसी उपसह संयोजन यौगिक में उभयदंती लिगेंड है ना, तो वो क्या शो करेगा? वो आपका बंधनी समावयवता शो करेगा। ठीक है बच्चा, तो देखते हैं अपनी डेफिनेशन। यही कहा था डेफिनेशन में भी, यह समावयवता संकुल यौगिकों में उभयदंती लिगेंड की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे इन्होंने NO2 का एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट बात कि आपको ये नहीं समझना ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये एग्जाम्पल सेकंड है, ठीक है। ये एक ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें दो, कम से कम दो यौगिक तो चाहिए दिखाने के लिए कि ये दोनों समावयवी हैं, है ना बच्चा। क्योंकि अगर मैंने, आप ही बताओ, मैं अगर इतना ही लिख दूँ, एक को ही लिख दूँ, तो मैं क्या बताऊंगी इसका दूसरा यौगिक क्या है या ये किसकी समावयवता दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो ये केवल एक यौगिक है। समावयवता क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, दो से ज़्यादा भी ले सकती हूँ, लेकिन मुझे कम से कम दो लेने हैं, ठीक है। मैंने दो को इंक्लूड करा है। तो इसमें ये NO2 जो होता है ना बच्चा, ये भी उभयदंती लिगेंड होता है आपका। उभयदंती मीन्स NO2 में N के पास भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और ऑक्सीजन के पास भी होते हैं। तो अगर NO2 में N देता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका नाम होता है नाइट्रो। और यदि NO2 में ऑक्सीजन दे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका नाम होता है नाइट्राइटो, ठीक है। तो ये नाइट्रो, ये नाइट्राइटो। अब दोनों में डिफरेंट है ना, इसमें N दे रहा है और इसमें O दे रहा है, तो ये दोनों ही अलग हो गई, ठीक है। बस यही समावयवता क्या हो गई आपकी? बंधनी समावयवता। Cr है ऊपर, नीचे भी Cr है, NH3 5 है, नीचे भी NH3 5 है, NO2 NO2, Cl2 Cl2, बिल्कुल केमिकल फॉर्मूला सेम है। एक तत्व की भी अधिकता या कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन N ने बॉन्ड बनाया क्रोमियम के साथ और यहाँ पे ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया क्रोमियम के साथ, तो दोनों में बॉन्ड का अंतर आ गया, और इस बॉन्ड के अंतर को ही बंधनी समावयवता कहते हैं। तो मैंने कहा था नाम से ही याद हो जाएंगे, तो आपको हो गया होगा। यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन लिगेंड आपका क्या होना चाहिए? उभयदंती हो, तो इस तरह की समावयवता को बंधनी समावयवता कहेंगे। इसमें क्रोमियम के साथ N बॉन्ड बनाएगा और इसमें क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम हो गया, तो ऐसी समावयवता बंधनी समावयवता है, ठीक है। अब है आपकी उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता भी बिल्कुल आसान है, जैसे ऊपर वाली थी बंधनी समावयवता, ये भी आपको नाम से याद हो जाएगी, ठीक है। तो यह समावयवता धनात्मक तथा ऋणात्मक उपसह संयोजन यौगिकों के मध्य लिगेंड के अंतर परिवर्तन के कारण होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने आपको जब IUPAC सिखाई थी पहले ही बता दिया था, आगे वाला प्लस और पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस और हमेशा पीछे वाला माइनस। तो बच्चा ये बोल रहा है कि यह समावयवता धनात्मक तथा ऋणात्मक उपसह संयोजन यौगिक के मध्य, ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक, दोनों एक ही एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल में आपको दो कंपाउंड लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप समावयवता दिखा पाओगे। तो यौगिकों के मध्य लिगेंड के अंतर परिवर्तन, अब इनमें देखोगे ना आप, लिगेंड का अंतर परिवर्तन होगा, उसी के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसी को उपसह संयोजन समावयवता कहते हैं। देखो बच्चा, इसमें CO, इसमें CO, इसमें NH3, इसमें NH3, इसमें CN, इसमें CN, इसमें Cr, इसमें Cr, और जितने अणु NH3 के हैं उतने ही यहाँ पर हैं, जितने CN के हैं उतने ही यहाँ पर, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट के साथ एमाइन जुड़ा है और यहाँ पर कोबाल्ट के साथ साइनाइड जुड़ा है, यहाँ पर क्रोमियम के साथ साइनाइड जुड़ा है, यहाँ पे क्रोमियम के साथ एमाइन जुड़ा है। यानी इसमें क्या हो रहा है? लिगेंड का अंतर परिवर्तन हो रहा है सहसंयोजन यौगिकों के अंदर, ठीक है। ये NH3 कोबाल्ट के साथ था, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ था, ये इसके साथ आ गया, तो यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ लेकिन लिगेंड का अंतर परिवर्तन हो गया, तो इस घटना को उपसह संयोजन समावयवता कहते हैं। ओके, नाम से याद हो जाएगा, उपसह संयोजन यौगिकों में लिगेंड के अंतः परिवर्तन के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसी को उपसह संयोजन समावयवता कहते हैं। अब दो समावयवता और रह गई हैं, उन्हें और देखते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये थर्ड है आपकी आयनन समावयवता। ऐसे संकुल यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, समावयवता का अर्थ ही ये होता है कि रासायनिक सूत्र आपके समान होने चाहिए, लेकिन आयनन के पश्चात भिन्न भिन्न आयन देते हैं।
आयनन समावयवता ये बोल रही है कि जब आयनन हो जाएगा किसी भी यौगिक का तो जो आपका आयनिक पार्ट होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसी समावयवता आयनिन समावयवता कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है बच्चा, तो इसमें इसको काट देना आप, बस इतना ही है। जैसे ये लिखा हुआ है ना मैंने, आयनन समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को आयनन समावयवता कहते हैं। तो आप इसको काट के क्या लिखोगे, इस घटना को आयनन समावयवता कहते हैं। ऐसे संकुल यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं लेकिन आयनन के पश्चात भिन्न भिन्न आयन देते हैं तो आयनन समावयवी कहलाते हैं और इस घटना को आयनन समावयवता कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, किसी भी यौगिक को ले लीजिए, इसको और इसको एग्जाम्पल दिया है, ये एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये लिया, इसमें CO, इसमें CO, इसमें NH3 है, इसमें भी NH3 है, इसमें Br, इसमें Br, इसमें SO4, इसमें SO4। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर कराया था तो उसी में समझाया था, कोई भी उपसहसंयोजन यौगिक को जब जल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो वो सिंपल आयन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स आयन देता है। जब मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करूँगी ना बच्चा, तो ये CONH3 की होल 5 और SO4 प्लस और प्लस का Br माइनस देगा, ठीक है। तो एक तो ये आयन हो गया और एक ये आयन होगा, तो ये तो उपसहसंयोजन आपकी सत्ता हो गई और ये ब्रोमीन आयन हो गया, ठीक है। तो इस वाले आयन की हम बात करेंगे, यानी जो सिंपल आयन है। ऐसे जब मैं इसको तोड़ूंगी तो ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आयन कौन सा मिला, सल्फेट, और यहाँ पर आयन कौन सा मिला, ब्रोमाइड, ठीक है। तो हमने देखा बिल्कुल सेम केमिकल फॉर्मूला होने पर भी आयनन के पश्चात यहाँ सल्फेट दे रहा है और यहाँ ब्रोमाइड दे रहा है, तो दैट मीन्स ये समावयवता आपकी आयनन समावयवता है, ठीक है। तो आयनन समावयवता में आयनन के पश्चात डिफरेंट आयन मिलते हैं लेकिन उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। अब एक लास्ट और बच रही है, उसको भी इतनी आसानी से समझते हैं, ठीक है। तो लास्ट है आपकी विलायक योजन, जिसको इंग्लिश में हाइड्रेट बोलते हैं। बच्चा जहाँ भी कहीं भी आपको हाइड्रेट मिल जाए ना, इसका मतलब होता है जल, जल का मतलब होता है वाटर, ठीक है, H2O। तो जब भी आपको विलायक योजन या हाइड्रेट वर्ड मिले तो उसका मतलब आपको जल से समझना है, ठीक है। जिस तरीके से आपने सारी समावयवता को नाम से ही समझ लिया है, इसी तरीके से आप विलायक योजन को भी समझ गए होंगे, ठीक है। यानी इसमें जो अंतर आएगा समावयवता में वो जल की वजह से आएगा और किसी की वजह से नहीं, केवल जल की वजह से। तो वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु जल के अणुओं की संख्या उपसहसंयोजन परिसर तथा आयनिक मंडल में भिन्न हो, हाइड्रेट समावयवता कहलाती है। कितनी सिंपल सी बात बोली गई है, लेकिन ये बात उसके लिए सिंपल है जिसे इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग पता हो। एक तो उपसहसंयोजन परिसर और एक आपका आयनिक मंडल, है ना। अगर इसका नाम नहीं पता तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में ये बातें बताई हैं कि जो आपका उपसहसंयोजन यौगिक होता है उसका जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको बोला जाता है उपसहसंयोजन परिसर और बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं आयनिक मंडल। तो ये बोल रहा है कि विलायक योजन यानी हाइड्रेट समावयवता में दो ऐसे समावयवी होने चाहिए जिनमें जल के जो अणु होते हैं ना उनकी संख्या उपसहसंयोजन परिसर और आयनिक मंडल में भिन्न हो। तो इसको और इसको देखिए, Cr है, इसमें Cr है, इसमें H2O 6 है, 5 और 1 6, Cl 2 और 1 3, Cl 3, ठीक है। तो यानी ये बिल्कुल सेम है, लेकिन हुआ क्या, इसमें उपसहसंयोजन परिसर में 6 पानी के अणु हैं और इसमें केवल 5 है। तो इसलिए ये समावयवता आपकी विलायक योजन समावयवता कहलाती है, यानी जल के अणुओं की संख्या अंदर बाहर अलग अलग हो। तो ऐसी समावयवता को हम लोग विलायक योजन समावयवता कहते हैं। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने संरचनात्मक समावयवता और उसके टाइप को कंप्लीट किया। कल के लेक्चर में हम लोग त्रिविम समावयवता और उसके 2 टाइप हैं उनको कंप्लीट करेंगे। एक बात और बता दूं, ये समावयवता कम आती है एग्जाम में, हो सकता है आपको यौगिक दे के पूछ ले कि इनमें कौन सी समावयवता है बताइए, ठीक है, बट उसकी चांस कम है थोड़े। जो त्रिविम समावयवता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको कल के लेक्चर में करा दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैसा कोई भी आपका डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।